हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से आ गए हैं आपके लिए ट्वेल्थ बोर्ड का ऑब्जेक्टिव का एक बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो लेकर के। ठीक है, इस वीडियो में आपको फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस किए गए थे, लगभग 51 ऑब्जेक्टिव्स हमने सॉल्व किया था और हमने आपको बताया भी था कि हमारा टारगेट जो है वो अप्रॉक्स 1000 ऑब्जेक्टिव्स को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए और सारे ऑप्शंस पे डिस्कशन करते हुए उसको अपलोड करना है, ताकि वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो मैंने बोला था और आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप इस पूरे वीडियो सीरीज को, ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज को आप अच्छे से देख लेते हैं तो बाबू ये गारंटी है कि आपको पूरी फिजिक्स, पूरी 12th फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। सारे फार्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव को लेकर के आपका डर खत्म हो जाएगा। और स्पेशली अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो बिहार बोर्ड में 35 ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है कि आपको 35 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ 35 में एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम 34 तो आपका सही हो ही जाएगा बहुत आसानी से। और आपको मतलब 34 सही होने का तो कोई बात ही नहीं है, मतलब सारा इसी में से आएगा। ये सबसे बड़ी मतलब खासियत है। ठीक है, तो आप बस विश्वास के साथ वीडियो को देखिए। और सच बताऊं तो फर्स्ट वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव मैंने अपलोड किया और जिस तरीके का आप लोगों का रिस्पांस था, आप लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी हमारे चैनल को इस तरीके से अपना सपोर्ट देंगे। और मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन हाँ फोर्स नहीं कर रहा बोला जाए तो। ठीक है, ज़बरदस्ती बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर कर रहा हूँ कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें और थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प करें हमारी। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हॉलो स्फीयर तक हमने देख लिया था, कंडक्टिंग स्फीयर तक हमने देख लिया था। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए। हॉलो स्फीयर के लिए हमने आपको बताया था कि जो कंडक्टिंग स्फीयर होंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको समझाई थी। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो उसको भी लिख सकते हैं आप। तो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि जो चार्ज होंगे वो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर नहीं होंगे, वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कंडक्टिंग स्फीयर पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और स्फेरिकल बॉडी पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, कोई स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, तो वो निश्चित रूप से उसके सेंटर से पास करेगा। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर मस्ट बी जीरो। ठीक है बच्चों, तो आइए सॉलिड स्फीयर में अगर देखें बाबू, तो यहाँ पर ये जो सॉलिड स्फीयर है आपका, इसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर कंसीडर कर रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं कंसीडर कितना, क्यू। चार्ज कितना कंसीडर कर रहे हैं, क्यू। और इसमें हमने रेडियस कंसीडर किया आर, चार्ज कंसीडर कर लिया क्यू। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है या पोटेंशियल निकालना है, तो वो पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है और सरफेस से बाहर भी हो सकता है। आई रिपीट, पॉइंट जो है वो सरफेस के अंदर भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है, सरफेस से बाहर भी हो सकता है। कम ऑन मेरे साथ रिपीट करिए आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, कम ऑन रिपीट करिए मेरे साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर के क्यू आर बट्टा आर क्यूब, के क्यू आर बट्टा आर क्यूब। ये जो स्मॉल आर है वो क्या करेगा, तो वो पॉइंट के डिस्टेंस को बताएगा। स्मॉल आर क्या करेगा, तो पॉइंट के डिस्टेंस को बताएगा। पॉइंट का कौन सा डिस्टेंस, तो वो पॉइंट का डिस्टेंस जो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से लिया गया है। पॉइंट का डिस्टेंस जो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से लिया गया है, उस पॉइंट के डिस्टेंस को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, पॉइंट के डिस्टेंस को एक्सप्लेन करेगा स्मॉल आर। ठीक है, वो कहाँ से लेना है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से लेना है, चाहे पॉइंट कहीं भी हो, सॉलिड स्फीयर के अंदर हो, सरफेस पर हो, बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम आउटसाइड पॉइंट की बात करें, आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और सरफेस की बात करें तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, जैसे सरफेस पर आ जाएगा पॉइंट तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, और जैसे आप यहाँ पर कैपिटल आर पुट करेंगे तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगर यहाँ देखिए इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, रिपीट करिए मेरे साथ, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू स्मॉल आर बट्टा आर क्यूब। के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट। डिस्टेंस जो है वेरी करेगा, स्मॉल आर वेरी करेगा, पॉइंट का डिस्टेंस वेरी करेगा, जो हम लोग सॉलिड स्फीयर के सेंटर से ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन स्मॉल आर, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन स्मॉल आर।
इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं दोनों पावर 1 है। दोनों पर अगर पावर देखें बाबू तो दोनों का पावर कितना है, 1 है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ वो लीनियर है, वो डायरेक्ट वेरी कर रहा है। इसीलिए लीनियर ग्राफ होगा, सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ग्राफ होगा सॉलिड स्फीयर में वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आउटसाइड द स्फीयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ग्राफ जो है वो कर्व जाएगा, और जैसे जैसे हम सॉलिड स्फीयर से दूर जाते जाएंगे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटने लगेगी, ठीक है, और इन्फिनिटी पे जाकर के इलेक्ट्रिसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर। चलिए अगर पोटेंशियल की बात करें तो इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल कितना, के क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, तो सॉलिड स्फीयर का रेडियस है। स्मॉल आर क्या है, तो पॉइंट का डिस्टेंस, जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है किसके कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण। डिस्टेंस कहाँ से लेना है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से लेना है। तो कितना क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल है ना, फंडा एकदम मतलब कि इजी पीजी फंडा है, एकदम बहुत ही सिंपल। सॉलिड स्फीयर के अगर सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है तो देखो बाबू, सरफेस पर जैसे ही आओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। जैसे ही कैपिटल आर पुट करिएगा तो 3r² माइनस r², 2r², 2 से 2 कैंसिल, r² इसको कैंसिल करेगा तो कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर पे कितना, स्मॉल आर को 0 कर देंगे। जैसे ही 0 करेंगे तो 3r² बचेगा, ये r² इसको कैंसिल कर देगा, तो 3/2 KQ/r। KQ बाई कैपिटल आर किसका पोटेंशियल था, सरफेस का। सेंटर पे कितना आया, 3/2 KQ/r। मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल है सॉलिड स्फीयर के, सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो 1.5 टाइम्स होता है ना। सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो 1.5 टाइम्स होता है सरफेस के पोटेंशियल का। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल है बाबू वो सरफेस के पोटेंशियल का 50% ज्यादा है। 1.5 टाइम्स है, इसका मतलब 50% सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल से 50% ज्यादा पोटेंशियल होता है सेंटर का पोटेंशियल। क्लियर है, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट KQ/ स्मॉल आर, बोल सकते हैं कि आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। मतलब वेरिएशन कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, मतलब वेरिएशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। सेंटर पे देखिए, सेंटर पे पोटेंशियल कहाँ है, 3/2 KQ/r। सरफेस पर कितना है, तो KQ/r। अगर सरफेस पर यहाँ पोटेंशियल है KQ बाई कैपिटल आर, यहाँ से 50% ज्यादा, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो इसके ऊपर भी चला जाएगा। सरफेस का पोटेंशियल यही तक, सरफेस का पोटेंशियल यही तक, और सेंटर की बात करें तो वो इससे 50% और ऊपर यहाँ चला गया। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया पोटेंशियल घटता जाएगा। आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इन्फिनिटी पे जाने में पोटेंशियल कितना हो जाएगा बाबू, 0। अब चलिए ऑब्जेक्टिव को कर लें, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, तो KQ बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसी में बोल देता कि इनसाइड पॉइंट पे बताइए भाई साहब, इनसाइड पॉइंट पे KQ/r बाई कैपिटल आर क्यूब, है ना। सरफेस पे बोल देता तो KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब एक ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट आउटसाइड पॉइंट वैरीज एट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के कारण आउटसाइड पॉइंट पर कैसे वैरी करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर बोल देता कि इनसाइड पॉइंट पे कैसे वैरी करता है, इनसाइड पॉइंट पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। क्लियर हुआ। चलिए एट इनसाइड पॉइंट ऑप्शन ए मार देंगे, इनसाइड पॉइंट के लिए ऑप्शन ए। 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ, 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ, 5 ऑब्जेक्टिव यूं सॉल्व हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट अ पॉइंट वैरीज एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर कैसे वैरी करती है, ये रहा ग्राफ। ये ग्राफ ऑप्शन में देगा, 4 ग्राफ देगा, चूज कर लेंगे कौन सा सही है, उसमें टिक मार देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर के सरफेस पर, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना, KQ बाई कैपिटल आर, KQ बाई कैपिटल आर। कहाँ के KQ बाई कैपिटल आर, तो KQ बाई कैपिटल आर जो है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कहीं पर सेट कर लेते हैं इसको, KQ बाई कैपिटल आर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए अगर वही बोल देता या सरफेस पे निकाला, अगर हमें बोल देता कि आउटसाइड पॉइंट पे बताइए, आउटसाइड पॉइंट पे KQ बाई स्मॉल आर, ऑप्शन ए।
3 ऑब्जेक्टिव यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है ना, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसी में घुसा हुआ है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ऑप्शन बाय ऑप्शन हम चेक करेंगे ना तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा और इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट सेंटर, तो सेंटर पे कितना 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर, 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर। कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ टिक मत कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल आर पॉइंट का डिस्टेंस होता है जिसको कहाँ से लेना है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से लेना है। ठीक है बाबू, चलिए इस क्वेश्चन को आप छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है बाबू इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी, है ना, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। ये जो इप्सिलॉन आर है, अगर ये कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं इनके बीच में अगर एयर है या वैक्यूम है तो इप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अगर इनके बीच में कोई दूसरा मीडियम है तो फॉर्मूला हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। ठीक है, अच्छा, फिर बोला कि इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 नैनोकूलम, किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो 100 नैनोकूलम है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी। तो बहुत आसान, क्या करेंगे अपन, Q बराबर लगा देंगे बाबू Ne। कितना चार्ज है 100 नैनोकूलम, तो 100 इंटू नैनो की जगह 10 टू द पावर -9 इक्वल टू n, यही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है ना, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और यहां से कैलकुलेट करके आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बोल रहा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो कौन कौन सा यूनिट है, एक यूनिट है आपका न्यूटन पर कूलम और दूसरा यूनिट होता है वो वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मीटर क्या हो जाएगा, लेंथ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, बट्टा की जगह पे पर यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो होता है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कम ऑन मेरे साथ रिपीट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट पर मीटर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहाँ आपसे बोल रहा है कि 1 फैराड, 1 फैराड किसका यूनिट होगा। तो हमने पढ़ा था कि एक कैपेसिटर में क्या पढ़ते हैं कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू, CV, Q बराबर CV, तो C बराबर हो जाएगा Q बट्टा V। चार्ज की यूनिट होती है कूलम और वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, और यही कूलम पर वोल्ट जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कैपेसिटेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड। और फैराड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, जैसे चार्ज बहुत बड़ी यूनिट है वैसे फैराड भी बहुत बड़ी यूनिट है। इसीलिए आप कहीं भी देखिएगा कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर चैप्टर के अंदर किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस देगा वो हमेशा माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पीको फैराड एस में देगा, कभी भी 1000 फैराड, 2000 फैराड, 50 फैराड भी नहीं देगा, क्योंकि फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत ही बड़ा यूनिट है फैराड, असल में बहुत ही बड़ा यूनिट है। अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर से आप 1 फैराड अगर चाहते हैं तो उसका रेडियस, समझ रहे बात को, उसका जो रेडियस होना चाहिए वो रेडियस बहुत ही ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स इतना मान करके चलिए कि उसका रेडियस लगभग 1500 टाइम्स हो जाता है अर्थ के रेडियस का। उतना बड़ा आइसोलेटेड स्फीयर लाना, आप समझ ही रहे हैं कि अर्थ से भी 1500 टाइम्स बड़ा, बहुत बड़ा हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 फैराड इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, 1 कूलम पर वोल्ट। अब देखो कोलम्बियन फोर्स क्या होता है, तो कोलम्बियन फोर्स के लिए हम लोग पढ़े थे F बराबर K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ऐसे कोई भी फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है
मतलब ऐसा कोई भी फोर्स जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो, वो सारे फोर्सेस सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। सारे फोर्सेस सेंट्रल फोर्स कहलाएंगे जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे बाबू, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, 3 फोर्स पढ़ते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सेंट्रल। तो वहाँ सेंट्रल फोर्स में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। तो कोलम्बियन फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स भी होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहा है। तो ऑप्शन सी इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये कैपिटल आर क्या है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये पकड़ेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, अब देखो स्पेसिफिक चार्ज है इस वाले ऑब्जेक्टिव में, दो ऑब्जेक्टिव, एक तो ये खुद है, दूसरा इसका यूनिट। स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज बट्टा मास, चार्ज बट्टा मास, कुलम बट्टा केजी, कुलम बट्टा केजी, यूनिट पता चल गया। अच्छा किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो है सो आप फटाक से क्या करेंगे बाबू, इलेक्ट्रॉन का आप लिखेंगे कुलम पर केजी, चार्ज बट्टा मास, है ना, चार्ज बट्टा मास। अगर चार्ज बट्टा मास की बात करें तो चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का फटाक से पुट कर दीजिए। स्पेसिफिक चार्ज के लिए चार्ज कितना, 1.6 10⁻19 और मास कितना 9.1 10⁻31, -31 उधर जाएगा तो ऊपर में 31, 31 से 19 गया 12, है ना। तो बन जाएगा बाबू 1.6 बट्टा 9.1 इंटू 10⁻12 एक 10 इसको दे दो तो 16 बट्टा 9.1 इंटू 10⁻11 यूनिट कूलम पर केजी। 9.1 से इसमें भागा देंगे तो 1.8। स्पेसिफिक चार्ज की डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए, मॉडर्न फिजिक्स में जबरदस्त जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आपको डायरेक्ट पता रहेगा, इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स का कैलकुलेशन बहुत बड़ा जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मॉडर्न फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स है एनसीईआरटी में, उसका बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन जो है सो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी क्लास 12 सॉल्यूशन अपने लिस्ट में जाइए, पूरा एनसीईआरटी सॉल्व किया हुआ है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप करके देखिए, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू की जगह पुट कर देंगे CV, तो ये हो जाएगा बाबू सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई 2c, सी से सी कट गया तो फार्मूला निकल के आ गया हाफ CV स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c। दो फार्मूला है, ए भी सही है, सी भी सही है, मतलब डी सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर। अब यहाँ देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, तो सीधा वोल्ट। ए और सी दोनों गलत, फोकस ऑफ मिरर होगा नहीं, बचा कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी को टिक मार देंगे, है ना। ऐसे देख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम की जगह पे लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कर गया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्लियर है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब यहाँ कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन की बात आ गई थी, यहाँ देखिएगा ये और ये C1 C2 और C3, ये तीनों का तीनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है। कैसे, क्योंकि तीनों का तीनों एक ही लाइन पे, तीनों पे चार्ज सेम होगा। कैपेसिटर में अगर सभी कैपेसिटर्स में चार्ज का फ्लो यानी कि चार्ज अगर सेम हो जाए तो बोलेंगे कि ये कैपेसिटर सीरीज में है, और अगर सभी के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाए तो बोलेंगे कि ये सब का सब जो है सो पैरेलल में है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला लगता है कैपेसिटर में, वो रेसिस्टेंस के जो सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में जो फॉर्मूला है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज में जो कैपेसिटर में फॉर्मूला लगता है वो रेसिस्टेंस के पैरेलल के जैसा होता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में जो फॉर्मूला लगता है इक्विवेलेंट के लिए, वो रेसिस्टेंस के पैरेलल के जैसा होता है, और कैपेसिटर के पैरेलल में जो फॉर्मूला लगता है इक्विवेलेंट के लिए, वो रेसिस्टेंस के सीरीज के जैसा होता है। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर दो ही कैपेसिटर कनेक्टेड है तब हो जाएगा आपको C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बट्टा C1 प्लस C2। फिर इतना ही दूर देखेंगे ना, एलसीएम लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यही आएगा। अगर मान लीजिए कि हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है,
और कैपेसिटर की संख्या n है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू हो जाएगी C/n। इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू हो जाएगी C/n, ठीक है। और अगर सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो जाएगा C1 + C2 + C3। और सभी कैपेसिटर्स जो पैरेलल में हैं उनकी कैपेसिटेंस अगर C है, बराबर है, एक दूसरे के इक्वल है और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स n है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा n × C, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा बाबू? चार्ज। सॉरी, इफ n कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C each are connected in series, है ना, सीरीज में अगर सबको कनेक्ट कर दिए हैं तो आपसे पूछ रहा है C इक्विवेलेंट कितना होगा? C/n। कन्वर्टेड इन, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होता, अगर सभी कैपेसिटर की वैल्यू C है और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स n है और पैरेलल में कनेक्ट होता बाबू तो लिख देते हैं n × C, n × C, तो ऑप्शन हो जाता B। टू कैपेसिटर्स अगर आपको सीरीज में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला क्या होगा? C1 C2 बटा C1 + C2, ऑप्शन C। ये दोनों ही कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? C। दोनों ही कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? C माइक्रोफैराड। आपको पूछ रहा है C इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, अगर कैपेसिटर की वैल्यू सेम हो जाए तो नंबर ऑफ कैपेसिटर से गुना कर देते हैं। अगर कैपेसिटर की वैल्यू सेम हो जाए तो नंबर ऑफ कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो कैपेसिटर है बाबू, सबकी वैल्यू C है तो C × 2 यानी कि 2C, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी तो आप अच्छे से जानते हैं, इप्सिलॉन बराबर क्या होता है? इप्सिलॉन × इप्सिलॉन r, इप्सिलॉन × इप्सिलॉन r। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, अगर आप नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप कर लेंगे। इप्सिलॉन r = कितना हो जाएगा? इप्सिलॉन/इप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए, ठीक है। थ्री कंडक्टर्स, तीन कंडक्टर है, तीनों की वैल्यू 9 माइक्रोफैराड है, तीनों को सीरीज में जोड़ा गया बाबू, तीनों को सीरीज में जोड़ा गया। आपसे C इक्विवेलेंट मांगा, अगर सभी कैपेसिटर की वैल्यू सेम हो जाए, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 3 है और सीरीज में कनेक्टेड है तो C/n, C/n, C/n 9/3, 9/3 कितना? 3 माइक्रोफैराड। कितना सिंपल है ना, है कि नहीं? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में आ रखे हैं, CBSE बोर्ड्स में आ रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू यहाँ देखते हैं, यहाँ समझिएगा बात को, है ना। एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पर बहुत सारा छोटा 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 ड्रॉप्स है, n ड्रॉप्स है। इस सबको हमने कंबाइंड किया, एक बड़ा ड्रॉप बना लिया और इस बड़े ड्रॉप का जो रेडियस है वो है कैपिटल R और छोटे ड्रॉप्स का नंबर स्मॉल n, हर एक छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल r, हर एक छोटे ड्रॉप का कैपेसिटेंस C, हर एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल V। छोटे ड्रॉप की संख्या n, स्मॉल n, रेडियस स्मॉल r, कैपेसिटेंस स्मॉल c, पोटेंशियल स्मॉल v। अगर आपसे बोलता है कि बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस बताइए, कैपेसिटेंस बताइए और पोटेंशियल बताइए, तो बड़े वाले ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो होगा n के पावर 1/3 × स्मॉल r। छोटे ड्रॉप का रेडियस, एक छोटे ड्रॉप का रेडियस। कैपेसिटेंस निकालना होगा बड़े वाले का तो n के पावर 1/3 × छोटे वाले का कैपेसिटेंस, और वोल्टेज निकालना होगा बाबू n के पावर 2/3 × छोटे वाले का पोटेंशियल। अब इसके बेस पर आप बहुत आसानी से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या बोल रहा है? 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, हर एक ड्रॉप का रेडियस 2 mm है। तो आपसे पूछ रहा है कि बड़ा ड्रॉप बनाने पर उसका रेडियस कितना होगा, तो कैपिटल R = 64 के पावर 1/3 × 2 mm। 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा तो 4 बचेगा। 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 mm, ठीक है। अगर मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन होता, सब कुछ सेम होता, बस रेडियस के जगह दे देता है पोटेंशियल, और हर एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल निकालने के लिए n के पावर 2/3, n के पावर 2/3 × छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल, तो नंबर ऑफ ड्रॉप है 20, नंबर ऑफ ड्रॉप है सॉरी 64, 64 के पावर 2/3, 4 के पावर 3, उसके पावर 2/3, 60 n के पावर 2/3 है ना, तो 4 के पावर 3 और इसके पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 4² 16, 4 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 16, और 16 ×
20, एक ड्रॉप का, एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल 20, 16 इंटू 20 कितना हो जाएगा बाबू? 320 वोल्ट। अगर इसी तरह से 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं और हर एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड है, तो सबसे बड़े ड्रॉप का कंबाइंड करके जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो n के पावर 1/3, 1000 के पावर 1/3 इंटू 5 हमेशा कैपेसिटेंस आपको माइक्रोफेराड में ज़्यादातर दिखाई देगा या पिकोफेराड में। ठीक है, अगर कहीं कहीं पर हमने कैपेसिटेंस का डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है 3214, तो समझ लीजिए कि अंडरस्टूड है वहाँ पर कि माइक्रोफेराड है। मेरे वीडियो के लिए बता रहे हैं, सब जगह नहीं बता रहा, हमने माइक्रोफेराड नहीं लिखा, इसीलिए जैसे यहाँ पर 3 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, मतलब सब माइक्रोफेराड में। यहाँ पर 2 4 4 इस तरह से लिखा, सब माइक्रोफेराड में। ठीक है, खैर 1000 के पावर 1/3 यानी कि 10 के पावर 3, उसके पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 10 इंटू 5 50 माइक्रोफेराड। ठीक है, सी इक्विवेलेंट निकालना है बाबू, ये 2 और 4 सीरीज में होगा। ए और बी के क्रॉस अगर सी इक्विवेलेंट निकालना है तो ए और बी को भी छेड़छाड़ नहीं करना है। किसी के बीच भी अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना होता है, जिसके बीच भी इक्विवेलेंट निकालना होता है, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, जिसके अक्रॉस बोलेगा निकालने के लिए, जिसके बीच बोलेगा निकालने के लिए, उस पॉइंट को छेड़छाड़ नहीं करना है। लास्ट में देखेंगे उसको। तो 2 और ये 4 दोनों सीरीज है, तो दो कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो दोनों का गुना बट्टा दोनों का जोड़ कितना हो गया बाबू? 8/6 मतलब 4/3, इन दोनों का 4/3 इस 2 के साथ पैरेलल मतलब जोड़ना पड़ जाएगा +2, तो 4/3 +2 कितना हो गया? 3 दूना 6 +4 10, 10/3। अब ये 10/3 इन दोनों के साथ सीरीज, तो 4 और 4 दोनों सीरीज है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? 4/2 है ना। हमने पढ़ा था कि अगर कैपेसिटर की वैल्यू सेम रहती है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड करना है, और सेम रहेगी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए सीरीज में नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड और पैरेलल में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4/2 यहाँ से 4/2, तो ये 2 आ गया इसके कारण और इसके कारण। ठीक है ना, और ये 2 तो कैलकुलेट हम पहले कर चुके थे, उसके कारण कितना? 10/3 है ना। तो ये 2 और ये 10/3 दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज। तो सीरीज के लिए क्या लगा देंगे बाबू? तो 2 इंटू 10/3/2 प्लस 10/3। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, 20/3 है ना, कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से। 3 दूना 6 16, ऊपर में कितना आ रहा? 20/3, 20/3 और यहाँ कितना? 16/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 4 5 20, 4 4 16, 5/4। ठीक है, चलिए इस पर आते हैं। इसमें क्या बोला? इसमें भी वही है, ये दोनों पैरेलल है, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5, और ये 5 और 4 सीरीज हो गए। तो दो कैपेसिटर जब सीरीज में रहेंगे तो दोनों का गुना बट्टा दोनों का जोड़, ये दोनों मिलके 5, तो 5 इंटू 4/5 + 4 20/9। दो कंडेंसर्स हैं, एक 8 माइक्रोफेराड, एक 4 माइक्रोफेराड, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों किस में जोड़ा गया? सीरीज में। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज 1200 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज 1200 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 8 यहाँ 4, ये 8 है ये 4 है। बैटरी कितना लगा दिए? तो बैटरी लगा दिए वो 1200 वोल्ट। तो इन दोनों का जो, सबसे पहले ये देखिए कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा। तो 8 इंटू 4/8 + 4 यही करना पड़ेगा। 4 × 12, 8/3 इक्विवेलेंट आ गया 8/3 माइक्रोफेराड। ठीक है, चार्ज निकाल लो, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों में चार्ज क्या होगा? सेम हो जाएगा। ठीक है ना, चार्ज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा चार्ज निकालेंगे। चार्ज कितना हो जाएगा? Q = C × V, यानी कि 8/3 × 1200 है ना। Q = 8/3 × 1200 कितना हो गया? 4, 400 × 8 कितना हो गया? 3200 माइक्रोकूलम। 3200 माइक्रोकूलम इसको भी, 3200 माइक्रोकूलम इसको भी। ठीक है, अगर इस पर आएंगे तो क्या करेंगे? तो वोल्टेज निकालने के लिए Q/C 3200/8, 3200/8 मतलब 400। ठीक है, तो 400 वोल्ट। ऐसे भी आप निकाल सकते थे, 1200 वोल्ट है, यहाँ डबल, यहाँ 2:1 का रेशियो है, मतलब इस 1200 वोल्ट को 2:1 के रेशियो में बांटना पड़ेगा, है ना। इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा तो वोल्टेज कम, उस तरह से आप कन्वर्ट इसको कर सकते हैं।
यहाँ पर बोला 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, हर एक का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड। तो बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस बराबर n के पावर 1/3 इंटू छोटा ड्रॉप का कैपेसिटेंस। बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस बराबर n के पावर 1/3 इंटू छोटे ड्रॉप का कैपेसिटेंस। तो 64 के पावर 1/3 कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा बाबू, तो 20। तो 20 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत? आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, है ना? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा था, चार्ज ऑन अ प्लेट ए। ये कैपेसिटर है, इसके ए प्लेट पर कितना चार्ज होगा। तो देखो चार्ज निकालने के लिए क्या करना है, तो Q बराबर C इंटू बी। सी की वैल्यू कितनी, 2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 15 वोल्ट, तो 5 वोल्ट हो गया। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 माइक्रो कूलम। अब ए प्लेट में प्लस ले या माइनस ले, ठीक है ना, ऑप्शन में दोनों है। तो ए प्लेट देखो हाई पोटेंशियल पर है, इसीलिए ए प्लेट पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो +10 माइक्रो कूलम। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हॉलो मेटालिक स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, है ना, पोटेंशियल जो है वो सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहता है। अगर सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो पोटेंशियल सेंटर पे भी कितना रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा, है ना। स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर। हमने पढ़ा है कि स्फेरिकल कंडक्टर यानी कि हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0। सेंटर से लेकर सरफेस तक कितनी, 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमने आपको ये भी बताया था कि यही क्वेश्चन नीट 2022 में आया भी था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जेड एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, तो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा किस पर, एक्स पे भी और वाई पे भी। तो इक्विपोटेंशियल प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत सारा कैपेसिटर आपको दिया हुआ है बाबू, अगर आप चाहते हैं कि सबको जोड़ करके मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिले, तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए सबको सिंपल ऐड करना पड़ेगा, है ना, सिंपल ऐड करना पड़ेगा, है ना। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। और ऐसे ऐड करते हैं कहाँ, तो पैरेलल में। कहाँ, तो पैरेलल में। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए कनेक्शन कैसा करना होगा, पैरेलल। और मिनिमम कैपेसिटेंस के लिए कनेक्शन कैसा करना होगा, तो सीरीज, ठीक है। वांडी ग्राफ जनरेटर ये तो एक डिवाइस है ना। ये क्या करता है, तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, वोल्टेज ऑफ सेवरल लाख वोल्टेज, ये सब के लिए ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए बाबू अब यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका कि डायपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, उसमें एंगल थीटा से अगर किसी को रोटेट कराना है तो क्या करना होगा। यहाँ देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी डायपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ाए थे, -P.E। कितना टॉर्क लगता है रोटेट कर रहा है, तो बाबू P क्रॉस E। तो पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन, तो -Pe cos थीटा, cos थीटा का फंक्शन। जैसा पोटेंशियल एनर्जी होगा वैसा ही वर्क भी होगा, वर्क डन बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कॉस का फंक्शन, तो वर्क डन भी कॉस का फंक्शन, ऑप्शन ए, सॉरी बी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बताइए -P.E। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, अगर उल्टा पुल्टा किए तो 0, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जे कैप और डायपोल मोमेंट आई कैप। आई डॉट जे, आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, मतलब एंगल कितना हो जाएगा 90 और cos 90 कितना 0। तो कितना हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि ये कोई रिंग है, इस रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बाबू, ठीक है। टोटल चार्ज Q है और ये जो रिंग है इस रिंग का रेडियस दे रखा है कैपिटल R। रिंग के सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा है जिस पर कि एक पॉइंट दे दिया गया P, जहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है और इस पॉइंट की डिस्टेंस रिंग के सेंटर से x है। आपसे बोला जा रहा है कि इस रिंग के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बोलेंगे KQX बट्टा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी,
तो बोलेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे होगी। ये क्वेश्चन, ये x बराबर प्लस माइनस आर बाई रूट टू JMN 2019 में आया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग के कारण, चार्ज रिंग के कारण जीरो कहाँ होगी, तो एट सेंटर एंड एट फार पॉइंट, मतलब इंफिनिटी पर और सेंटर पर, दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज रिंग के कारण जीरो होगी। और एक्सिस पे कहीं कोई पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पर रिंग के सेंटर से, तो के क्यू एक्स बट्टा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 होगी। और मैक्सिमम कहाँ होगी, तो एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे होगी, ठीक है। तो ये था बाबू आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड लेक्चर। अगले वीडियो में हम लोग करंट से रिलेटेड क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ सुधार करना चाहिए, कुछ आपकी बेहतरीन आपके कोई एडवाइस हो, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, है ना। व्हाट्सएप का लिंक नीचे रहता है, या कमेंट में आप शेयर करें, है ना। आपके बेहतर रिजल्ट के लिए मैं प्रयास जरूर करूँगा, ठीक है। चलते मिलते हैं बाबू फिर नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के। और जाते जाते मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको बेनिफिट दे रहा है, ठीक है ना, वीडियो आपको हेल्प कर रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है ना, इसी वीडियो से आएंगे। ये जो सीरीज पूरी अपलोड होगी 1000 ऑब्जेक्टिव्स की, इसी से आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियोज़ हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।